आज हम चर्चा करेंगे सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत कैसे गरीब हो गया और आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे बन गया। परंतु इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर अपनी इतिहास पर नज़र डालनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत 17वीं सेंचुरी में भारत और चाइना दोनों का जीडीपी कंट्रीब्यूशन पूरे विश्व भर में 60 to 70% हुआ करता था। परंतु उस 17वीं सेंचुरी में जो लोग भारत के अंदर आए वो लोग व्यापार के बहाने में भारत को लूट रहे थे और उस समय अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित करते हुए भारत के अंदर लगभग 200 साल तक शासन किया था। और ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। अर्थात ये भारत से सस्ते दाम पर कच्चा माल को खरीदते थे और उससे बने सामान को भारतीय बाजार में उच्च कीमत पर बेचते थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कमजोर होती चली गई। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने देखिए भारत से सोना, चांदी, हीरे, मोती ऐसे कई सारे बहुमूल्य वस्तु लूट कर ले गए, जो कि माना जाता है 45 ट्रिलियन डॉलर 200 साल के भीतर लूट के ले गए, जो कि आज के टाइम पे ब्रिटेन का सालाना जीडीपी का 15 या 17 गुना ज़्यादा है। यानी आप सोचो 1947 में 45 ट्रिलियन डॉलर, यानी भारत सच में सोने की चिड़िया था जो कि अंग्रेजों ने 200 साल के भीतर लूट के ले गए। और फाइनली सदियों की गुलामी के बाद भारत को 1947 में आज़ादी मिला। परंतु सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत अब आर्थिक मोर्चे पर दुनिया भर में अपना वजूद पूरी तरह से खो चुका था और हालात ये थी कि अपनी जनता का पेट भरने के लिए अमेरिका से गेहूं उधार लेना पड़ रहा था। और ये जो सिलसिला दूसरे देशों से फूड इंपोर्ट करना, ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। परंतु इसी बीच 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, जो कि पहला कश्मीर युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 1949 में इस युद्ध को संघर्ष विराम घोषित किया जाता है। और इसमें देखिए भारत के नियंत्रण में आता है कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख, और पाकिस्तान के नियंत्रण में आता है पीओके, जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान। यानी ये सब कुछ घटना घटने के बाद भारत के अंदर भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षित, बीमार, आर्थिक अस्थिरता, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला। और परिणाम स्वरूप 1947 में भारत के अंदर 80% लोग गरीब हो गए थे। यानी मैं क्विकली आपको एक कंपैरिजन करा देता हूँ क्या हम थे और क्या बदलाव हुआ। देखिए 1947 में हमारे पास पॉपुलेशन कितना था, 34 करोड़। आज के टाइम पे पॉपुलेशन कितना है, 142 करोड़। और उस टाइम पे देखिए पर कैपिटा इनकम था 225 रुपया, आज कितना है, 1,72,000। उस टाइम पे लिटरेसी था 12%, आज देखिए 77.7%। उस टाइम पे देखिए 80% लोग गरीब थे, आज 14% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में है। और आज़ादी के बाद देश का जो पहला बजट था वो था 197 करोड़, परंतु आज का बजट देखिए 45 लाख करोड़ का बजट है। यानी आज़ादी के बाद जो 197 करोड़ का बजट है ना, आज के टाइम पे ईडी अगर कहीं पे जाके छापेमारी करता है तो उससे भी ज़्यादा पैसा निकलता है। यानी भारत आज विश्व में देखिए अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान के बाद 5वां सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। और आने वाले दिनों में 2030 तक जर्मनी और जापान को पीछे करके भारत बन जाएगा दुनिया का 3रा सबसे बड़ी इकोनॉमी। आपका क्या राय है इसके बारे में, आप कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं 1947 से लेकर 2023 तक भारत का आर्थिक विकास कैसे हुआ। देखिए सबसे पहले 1947 से लेकर 1990 तक भारत का जो अर्थव्यवस्था था एक अलग दौर से चल रहा था, क्योंकि 1950 से लेकर 1980 के बीच में भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था ये था 3.5%। ये मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, बीच में तो हम 4 बार माइनस भी चले गए थे, 65, 66, 72 और 79। 79 में तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा माइनस में था। ये जीडीपी क्या होता है, जीडीपी देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। एक राजनीतिक सीमा के अंदर एक साल में एक देश में उत्पादित हुई सभी गुड्स एंड सर्विसेज का अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। गुड्स में देखिए जैसे कि आटा, चावल, मोबाइल, फ्रिज, टीवी, फैन, व्हीकल, कपड़े। और सर्विसेज के अंदर देखिए जैसे कि हॉस्पिटल, सैलून, इंश्योरेंस, स्कूल, कॉलेज, लॉजिस्टिक या फिर कंसल्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहते हैं।
अगर आप इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो चाहते हैं, जीडीपी के बारे में आप डिटेल में समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे जाइए, मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं इसके ऊपर एक डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। अब देखिए 1960 से लेकर 1980 के बीच में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि 1962 में इंडो चाइना वार जो कि करीब 1 महीना चला था, और उसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध करीब 5 महीना चला था। यानी आज़ादी के बाद 60 से लेकर 80 के बीच में ये जो दोनों लड़ाई है, ये भारत की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल दिया था, और हालात इतना ख़राब हो गया था कि भारत के अंदर एक वक्त का रोटी मिलना भी मुश्किल था। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति का शुरुआत किया, जिसके अंदर अधिक उपज देने वाले बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, ट्रैक्टर यानी मॉडर्न मेथड का यूज किया गया, जिसके चलते 3 से 5 गुना फसलें बेहतर हो गई। और इतना ही नहीं, देखिए भारत पहले दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट था, यानी अमेरिका से गेहूं उधार लेता था या फिर अलग अलग देशों से फूड को इंपोर्ट करता था। परंतु हरित क्रांति के बाद, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद भारत अपने देश के अंदर धीरे धीरे फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने लगे, और आज के टाइम पे आप गर्व के साथ कह सकते हैं भारत जो है ना, पूरे विश्व भर में फूड प्रोडक्शन के मामले में दूसरे स्थान पर है। चाहे आप गेहूँ की बात करें, चावल की बात करें, या फिर देखिए ड्राई फ्रूट्स, एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्सटाइल, रॉ मटेरियल, पल्सेस, फार्म फिश, एग, कोकोनट, शुगर कैन, जूट, ये सारे चीज़ों का प्रोडक्शन में भारत आज पूरे विश्व भर में दूसरे स्थान पर है। और खाली इतना ही नहीं, भारत आज अलग अलग 21 देशों को अपना फूड ग्रेन सप्लाई भी कर रहा है, यानी ये अलग अलग 21 देश भारत से फूड इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा देखिए अमेरिका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सूडान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी शामिल है। इसके अलावा देखिए 1947 से लेकर 1990 के बीच में और 2 महत्वपूर्ण घटना जो कि भारत के इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल दिया था। उसमें देखिए एक है 1971 का वार जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत इसमें देखिए ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट दिलाया था, परंतु इसमें भारत का इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा 1950 से लेकर 1990 के बीच में लाइसेंस राज या परमिट राज भारत के अंदर लागू था। लाइसेंस राज जो कि आपको खुलकर अपने हिसाब से बिजनेस करने नहीं देता था, यानी भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर ये एक स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन था। यानी उस समय अगर किसी को बिजनेस करना होता था तो सरकार से बहुत सारे लाइसेंस लेनी पड़ती थी, जो कि अक्सर बहुत मुश्किल होता था। और लाइसेंस मिलने के बाद गवर्नमेंट डिसाइड करते थे कि आपको कितना प्रोडक्शन करना होगा और बाज़ार में उसका रेट कितना होगा। तो इसमें क्या होता था, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी तरीके से जुगाड़ लगा के पैसा दे के अपना लाइसेंस निकाल लेते थे और मार्केट के अंदर उनका डोमिनेंट होता था। परंतु जो छोटे व्यापारी है जो बिज़नेस को शुरुआत करना चाहते थे या फिर स्मॉल स्केल पे, उनको बहुत मुश्किल होता था। यानी भारत के अंदर एक प्रकार का बिजनेस का इकोसिस्टम बढ़ नहीं पा रहा था। परंतु 1990 से पहले देखिए राजीव गांधी जी का सरकार आई, जो कि 1984 से लेके 89 तक प्राइम मिनिस्टर रहे, और उनके कार्यकाल में भारत के अंदर एक बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन आया, वो है टेलीकॉम रिवॉल्यूशन। देखिए राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका जो एडवाइजर थे सैम पित्रोदा और राजीव गांधी जी दोनों मिलकर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन ला दिए। इतना ही नहीं, भारत के अंदर कलर टीवी और कंप्यूटर का बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उस समय वो समझ रहे थे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी तो देखिए 1995 को भारत के अंदर पहली बार मोबाइल सेवा शुरुआत हो गया, और 2004 में भारत के अंदर लैंडलाइन से मोबाइल ज़्यादा हो गया, और 2017 में ऑल ओवर इंडिया रोमिंग चार्जेस भी फ्री हो गया। देखिए 90 के दशक में जब लोग मोबाइल ख़रीदते थे वो सिर्फ बातें करने के लिए ख़रीदते थे। ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम देख सकते थे उसके अंदर, या फिर कैलेंडर देख सकते थे। परंतु आज के टाइम पे देखिए मोबाइल के अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं। आप पढ़ाई कर सकते हैं, बैंकिंग का काम भी कर सकते हैं, आप मैप देख सकते हैं। यानी आज के टाइम पे जो मोबाइल है ना, लोगों की ज़िंदगी बदल दी। यानी मोबाइल के वजह से लोगों की ज़िंदगी बदल गई, और जिसके चलते देखिए भारत जो है ना आज टेलीकम्युनिकेशन के मामले में पूरे विश्व भर में दूसरे स्थान पर है। अब देखिए भारत के अंदर अर्थव्यवस्था का जो एक्चुअल विकास हुआ वो शुरुआत हुआ 1991 में। परंतु 1991 में कुछ घटना ऐसे घटी थी कि भारत के अंदर इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था, जिसको बीओपी क्राइसिस कहते हैं, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं।
यानी 15 दिन के बाद पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मेडिसिन, हथियार हम कुछ भी नहीं खरीद सकते थे। यानी ऐसा दिन आ गया, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। परंतु उससे हालात ठीक नहीं हुए, बल्कि हालात और भी बिगड़ता चला गया जब 1990 में इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया। तब खाड़ी देशों में एक प्रकार का जंग छिड़ गया जिसको गल्फ वार भी कहते हैं। और ये गल्फ वार के वजह से पेट्रोल और डीजल का प्राइस आसमान छूने लगे। तो भारत को ऊंचे कीमत पर पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ा, जिसके चलते भारत का जो अर्थव्यवस्था है ये पूरी तरह से कमज़ोर होने लगा। तभी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने नरसिम्हा राव और उनके फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये दोनों मिलके 1991 में भारत के अंदर आर्थिक सुधार लाने के लिए एलपीजी रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट कर दिया। एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। सबसे पहले देखिए लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। उदारीकरण पॉलिसी से विदेशी कंपनी या फिर विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए आर्थिक सीमाएं खोल दी ताकि वो लोग भारत के अंदर आ सके और भारत का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके बाहर के देशों में भी जा सके। और दूसरा देखिए प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। देखिए इसमें ना प्राइवेट कंपनी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। जो चीज़ पहले सरकार के हाथ में था वो प्राइवेट आने लगा, जैसे कि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट बस, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट बैंक, एयरलाइंस, ऐसे चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। और तीसरा देखिए ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण। इससे क्या हुआ? देखिए जो बड़े बड़े विदेशी कंपनी हैं वो भारत में आने का उनको मौका मिला, क्योंकि 1991 से पहले भारत के अंदर विदेशी कंपनी ना के बराबर थे। परंतु एलपीजी रिफॉर्म के बाद आईएमएफ ने भारत को लोन दिया और जो विदेशी कंपनी है, विदेशी पूंजीपति है, इन्वेस्टर्स है, वो भारत के मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने लगे और भारत का मार्केट को भी इंटरनेशनल स्तर पर सीधे कंपटीशन के लिए ओपन कर दिया गया। इसी प्रकार देखिए भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। परंतु देखिए अक्सर हम बातें करते हैं कि चाइना का इकोनॉमी हमसे आगे कैसे निकल गया। देखिए चाइना का जो एक्चुअल इकोनॉमिक्स रिफॉर्म आया था वो 1978-79 में आया था, यानी एलपीजी इम्प्लीमेंट वो 78-79 में किए थे, जिसके चलते देखिए जो विदेशी कंपनी, विदेशी इन्वेस्टर्स है, बड़े बड़े कंपनी या फिर इन्वेस्टर्स है, वो चाइना चले गए। और शुरुआती में उनको भी तकलीफ हुआ था, परंतु धीरे धीरे उनका इकोनॉमी बढ़ता गया। और 1991 में जब हम लोग एलपीजी को इम्प्लीमेंट किए तब तक चाइना का इकोनॉमी हमसे बहुत आगे निकल गया। यानी ये एक डिबेट बनता है। देखिए जो एलपीजी है ना, ये हम 1991 में इम्प्लीमेंट किया, क्या इससे और भी पहले हम इम्प्लीमेंट कर सकते थे? इसके ऊपर आपका क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स पे जाइए, मुझे कमेंट करिए, लिखिए। अब देखिए टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 1991 में भारत के अंदर एलपीजी रिफॉर्म करने के बाद भारत का इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी 1997 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। इसके अंदर क्या होता है? इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, सब कुछ महंगा हो जाता है और इसको देखिए एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी कहा जाता है, जो कि थाईलैंड से शुरुआत हुआ था और आगे चल के इसमें बहुत सारे कंट्री अफेक्टेड हुए, जैसे कि साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर देखिए हांगकांग, मलेशिया, फिलीपाइंस, चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान, वियतनाम। हालांकि ये जो क्राइसिस था इसमें भारत के इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु एशिया का जो अर्थव्यवस्था था ये पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गया था और उस समय कहीं ना कहीं भारत देखिए ज़्यादातर एशियन कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा था, तो इनडायरेक्टली भारत का जो इकोनॉमी है उसके ऊपर प्रभाव देखने को मिला। और उसके ठीक 2 साल बाद 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग होता है, जिसको कारगिल वार कहा जाता है और ये 84 डेज तक चला था, जिसके चलते भारत की इकोनॉमी पर फिर से प्रभाव पड़ा। परंतु तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए 2001 में एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ किया, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता इन 4 बड़े शहरों को व्यापार के मामले में जोड़ने वाली सबसे बड़ी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट था। और इस प्रोजेक्ट के चलते भारत के अंदर पहली बार हर दिन 37 किलोमीटर नेशनल हाईवे 6 से 12 लेन बनाए जा रहे थे, क्योंकि देश भर में मोबिलिटी यानी गतिशीलता बढ़ाने के लिए रोड, नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, रेलवे, ये सारी चीज़ों का विस्तार किया गया ताकि भारत का इकोनॉमी तेज़ी से आगे बढ़ सके। और भारत का इकोनॉमी आगे बढ़ रहा था, तभी 2008 में फिर से एक क्राइसिस आया, यानी पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया।
हालांकि इसका शुरुआत हुई थी अमेरिका से, परंतु धीरे धीरे एक एक देश के ऊपर इसका प्रभाव पड़ने लगा। और इस मंदी का सबसे बड़ा जो वजह थी वो है बैंकिंग सिस्टम का फेल हो जाना। दरअसल 2008 में अमेरिका का जो शेयर मार्केट है वो 1987 के बाद पहली बार इतनी बड़ी गिरावट देखी गई थी। यानी एक दिन में 1.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। यानी स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गिर गया था और स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है देख के लोगों ने शेयर मार्केट से पैसा निकालना चालू कर दिया। और उस समय देखिए अमेरिका का जो बैंक है वो 1% इंटरेस्ट रेट पे लोन भी दे रहा था। तो लोगों ने शेयर मार्केट से पैसा निकाल के रियल इस्टेट पे लोन लेके अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया। और उसमें तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपना जेब से कुछ पैसा लगाए बिना पूरा का पूरा पैसा बैंक से लेके ही रियल इस्टेट पे इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन मिल रहा था। परंतु आगे चल के देखिए जब बहुत सारे लोग लोन डिफ़ॉल्ट हो गए तो बैंक सोचा कि अब इनका रियल इस्टेट को बेच के हम अपना रिकवरी कर लेंगे। परंतु जब बैंक रियल इस्टेट को बेचने गए तब रियल इस्टेट का जो वैल्यू था वो खरीदी भाव से भी कम हो चुका था। तो इसमें बैंकिंग सिस्टम का फेल हो जाना यानी बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और उस समय अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ा बैंक माना जाता था लेहमैन ब्रदर्स, वो खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। तो इसमें अमेरिका का इकोनॉमी पूरी तरह से हिल गया और इसका प्रभाव धीरे धीरे एक एक करके देश के ऊपर प्रभाव पड़ने लगा। और फिर देखिए पूरा विश्व इस आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया। यानी आज भी आप देखिए पूरा विश्व ऐसे इकोसिस्टम में बंधा हुआ है, एक देश किसी दूसरे देश के ऊपर चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली वो डिपेंडेंट है। देखिए जब रशिया यूक्रेन का वार शुरुआत हुआ तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हो रहा था? यूरोप को प्रॉब्लम हो रहा था। उनको गेहूं नहीं मिल रहा था, उनको गैस नहीं मिल रहा था और उनका इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई हो गया था। अभी भी है, उनका इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है। खाली यूरोप को नहीं, बहुत सारे कंट्री के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिला। और रिसेंटली आप देखिए इजराइल और फ़लस्तीन, देखिए जब किसी कंट्री के साथ वार होता है या फिर उनका अंदर का कुछ प्रॉब्लम चालू हो जाता है तो बाजू में जो पड़ोसी कंट्री है ना उनको तो प्रॉब्लम होता है, साथ में उनके साथ जो कंट्री ट्रेड भी करते हैं ना उनको भी प्रॉब्लम आता है। परंतु 2008 में ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, ये जो आर्थिक मंदी था, इसमें भारत कैसे बच के निकला? देखिए तत्कालीन भारत के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके सरकार ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। यानी आरबीआई को बोला कि आप रेपो रेट घटा दीजिए। ये रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंक को लोन देता है। यानी बैंक को भी कभी कभी पैसों की ज़रूरत होती है तो बैंक किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास। तो आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक को लोन देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट घटाने से लोगों को आसानी से लोन मिला और मार्केट के अंदर पर्याप्त लिक्विडिटी बनी रही, लोग आसानी से अपने अपने बिजनेस भी करने लगे और बैंक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यानी देखिए सरकार की कुछ पॉलिसी, कुछ नीतियाँ जिसके चलते एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिला, जिससे भारत को मजबूत बने रहने की मदद मिली और बाकी देशों की तुलना में भारत 2008 का जो मंदी है उसे आसानी से लड़ा और अपना डोमेस्टिक मार्केट को भी काफ़ी बड़ा किया। देखिए इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद भी भारत आज पूरी मजबूती के साथ विश्व में 5वां इकोनॉमी बन के खड़ा है। यानी हमारे देश में कोई भी नेता आए वो हमेशा देश की प्रगति के बारे में सोचे हैं, देश की प्रगति के लिए वो काम किए हैं। और आज भी देखिए, आज भी जो सरकार है वो भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान। पहले देखिए हम बाहर के देशों से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे, जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत होता था हम बाहर के देशों से इंपोर्ट कर लेते थे। परंतु आज देखिए भारत के अंदर हम खुद बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और खुद बना बना के उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि देखिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन और जनधन योजना। जनधन योजना देखिए अगर हम 30 साल पहले की बात करें तो सिर्फ 21% परिवार के पास बैंक अकाउंट हुआ करता था, परंतु आज के टाइम पे देखिए 89% परिवार के पास बैंक अकाउंट है। ऐसे ही गवर्नमेंट का एक और स्कीम है इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है, क्योंकि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जो विदेशी कंपनी है या फिर भारत के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्शन करे। तो इसीलिए ये जो स्कीम है ना, ये गवर्नमेंट का एक इंसेंटिव स्कीम है।
अगर आप इसके ऊपर डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये स्कीम कैसे काम करता है और इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो आप जाइए कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं इसके ऊपर एक डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। देखिए, सरकार की कुछ ऐसे नीतियां और ऐसे पॉलिसी के चलते भारत आज 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से ग्रो कर रहा है और अभी हम 5वें स्थान पर है। आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम तीसरे स्थान में भी पहुँचने वाले हैं। और इस जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है, देखिए, सर्विस सेक्टर, जो कि 53.3%, और इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर 28.3% और एग्रीकल्चर सेक्टर 18.4%। सर्विस सेक्टर के अंदर देखिए जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस, आईटी एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी सेक्टर, एजुकेशन, लॉजिस्टिक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मीडिया, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, होटल इंडस्ट्री, लीगल एंड लॉ इंडस्ट्री, बिजनेस सर्विस। देखिए, ये खाली भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर अलग अलग देशों में और बड़े बड़े कंपनी में भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जैसे कि देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ का जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है वो एक भारतीय है, गीता गोपीनाथ। ऐसे ही देखिए, दुनिया का नंबर 1 आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, उसके अंदर भी देखिए 20,000 भारतीय लोग काम कर रहे हैं और उसका सीईओ कौन है? सत्य नाडेला। इसके साथ देखिए, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, या फिर फॉर्मर सीईओ पेप्सिको इंदिरा नुई, या फिर नील मोहन जो कि यूट्यूब का सीईओ है, या फिर ऋषि सुनक जो कि यूके का प्राइम मिनिस्टर है, या फिर विवेक रामास्वामी जो कि आने वाले 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल रेस में है, ये भी एक भारतीय है। इसके अलावा देखिए, मास्टर कार्ड के अंदर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीईओ रह चुके हैं और अभी तो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट भी है, अजय पाल सिंह बांगा, ये भी एक भारतीय है। इसके अलावा देखिए, अरविंद कृष्णा चेयरमैन एंड सीईओ आईबीएम, शांतनु नारायण चेयरमैन एंड सीईओ एडोबी, लक्ष्मण नरसिम्हन सीईओ स्टारबक्स, संदीप कटारिया सीईओ बाटा, या फिर राज सुब्रमण्यम प्रेसिडेंट एंड सीईओ फेडेक्स। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग देशों में और अलग अलग बड़े बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं। और दूसरा देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए, भारत अपने देश के साथ साथ दूसरे अलग अलग देश के साथ भी अपना कारोबार कर रहा है। इसमें देखिए, अदानी, रिलायंस, या फिर टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, या फिर देखिए महिंद्रा, आदित्य बिरला, हिंडाल्को, ऐसे और भी अलग अलग बहुत सारे कंपनी अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। और तीसरा देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी भारत बहुत आगे है। आज हम फूड प्रोडक्शन के मामले में दूसरे स्थान पर है, परंतु मिल्क प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 है। और पल्सेस प्रोडक्शन में भारत आज पूरे विश्व भर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऐसे ही चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, वेजिटेबल, फ्रूट्स, कॉटन, ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन में भारत आज दूसरे स्थान पर है। और इसके अलावा देखिए, चाइना के बाद आज पूरे विश्व भर में भारत सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाला दूसरा देश बन गया। और इंटरनेट यूज में भी भारत आज दूसरे स्थान पर है। और विश्व भर में भारत आज सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट भी है। और इसके अलावा देखिए, पूरे विश्व में आज भारत जो है तीसरा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला देश है। और डिजिटल पेमेंट में तो हम नंबर 1 है। यानी इसी तरीके से 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से, और अभी जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 4.87%। हालांकि ये ऊपर नीचे होते रहता है, परंतु ऐसे अगर हम आगे ग्रोथ करते रहें तो बहुत जल्द हम जर्मनी और जापान को पीछे करके हम बन जाएंगे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी इकोनॉमी। परंतु इसके ऊपर आपका क्या राय है? आप जाइए मुझे कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर कमेंट करिए। परंतु देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी बनाता रहूँगा। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।